नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं यूडिटेरिया जो बीपीएससी एईडीओ के लिए एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल न्यू निकाली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 2 और इसमें जो है 12 प्रैक्टिस सेट है और इसका पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है देख चुके हैं। आइए आज हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। और अब जो है दोस्तों टाइम एईडीओ के लिए आप दे दीजिए। आपको फिर से जो है एक नया समय मिल चुका है और 14 अप्रैल को परीक्षा है, तो आप फुल्ली अपना फोकस एईडीओ पे ज़रूर रखिएगा। अगर एईडीओ की तैयारी करते हैं तो आपका सीजीएल 4 का और बीसीएससी की भी आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो इसमें जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडीएफ जो है आपको दो तरह का पीडीएफ दिया जाएगा। एक पीडीएफ दिया जाएगा जिससे आपको टिक लगा हुआ पीडीएफ रहेगा, जिससे जो है आपका रिवीजन जो है आपका हो सके फास्ट तरीके से। और रिवीजन जो है आप 3 बार ज़रूर करिएगा, ठीक है। और दूसरा पीडीएफ जो बिना टिक लगा हुआ होगा, जिससे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 को। तो सेट नंबर 2 का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है महासागरीय धाराएं, देशांतर, सनातन पौने, स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो इसमें तो महासागरीय धाराएं हो जाएगा और देशांतर है तो ये तो समय मापन का व्यवस्था है। और सनातन पौने ये हो जाएगा आपका स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो इसमें देशांतर नहीं होगा, बाकी आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 के हिसाब से आपका आंसर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में किन देशों तक देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में जो है एटलस पर्वत पड़ता है और ये एटलस पर्वत जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है, यानी लगभग 2500 किलोमीटर तक जो है एटलस पर्वत फैला हुआ है ये 3 देश में, ठीक है। और एटलस पर्वत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है टुबकल, ध्यान रखेंगे उसका नाम है माउंट टुबकल, जिसकी ऊंचाई है आपको 4165 किलोमीटर और ये मोरक्को में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। ग्रेट बैरियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील जो है कनाडा में स्थित है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से प्रमुख झील जो है सुपीरियर है, ईरी है, हुरॉन है और ओंटारियो है, ठीक है, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ध्यान रखेंगे दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है आपको 365 मीटर है, 365 मीटर माउंट हैरियट की ऊंचाई 365 मीटर है। और उसी तरह याद रखिएगा कोको चैनल जो है उत्तरी अंडमान स्थित है। कोको चैनल जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। और सैंडल पीक भी उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि आपको अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है आपको 732 मीटर। ये भी जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसके आंसर हो जाएगा ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियों पर जो है ये बांध बनाया गया है,
तो इसको भी याद रखिएगा। और नाम से ही है आपको लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तो लिफ्ट का मतलब होता है आपको इसके पानी को एक स्थान से ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों तक पंप किया जाता है, इसलिए इसे जो है लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5वां नंबर क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो बराक, लोहित और सुबनसिर, और उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, पूछा है। तो लोहित जो है और सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, ठीक है, लोहित और सुबनसिरी। और उसके अलावा जो है ये बराक दिया है, तो ये बराक जो है आपको मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम से होकर के बहती है। और लोहित और सुबनसिर जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से 2 और 3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वां नंबर, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान को आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो इसको जो है घटते क्रम में सजाना है। तो ऑक्सीजन दिया हुआ, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा दिया हुआ। तो सबसे पहले तो है ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन यानी 46.8% पाया जाता है, 46.8% जो है पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद आपको जो है हो जाएगा, आपको सिलिकॉन हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन याद रखिएगा। उसके अलावा जो है सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान का संबंध में कौन सा कथन असत्य, पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है आग्नेय चट्टान के संबंध में। पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो इस चट्टान से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये दिया है कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी ये जो है गलत है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ जो दिया हुआ है सूची 1 में नदी, और दूसरी तरफ दिया हुआ आपको उद्गम स्थान दिया हुआ है। तो झेलम का उद्गम स्थान कहाँ है, तो वेरीनाग झरना में है, ध्यान रखेंगे। झेलम का उद्गम जो है वेरीनाग झरना और ये कश्मीर घाटी में स्थित है। सतलुज का कहाँ पे है, तो रक्षास ताल में है, बिल्कुल सही है। सतलुज का जो है रक्षास ताल झील में स्थित है। और ब्यास का कहाँ है, तो ब्यास कुंड में स्थित है, ब्यास कुंड में। और रावी का कहाँ पे है, तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखा जाए तो उत्तर जो है समानांतर आ रहा है, 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई हैं। पहला है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, इसका अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कवती, स्वर्णवती शामिल हैं। तो ये जो है आपको कृष्ण नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से नहीं निकलती है, ध्यान रखेंगे। ये जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो कावेरी हो जाएगी, तो आंसर तो आपको कावेरी के बारे में ही बोला जा रहा है इसमें, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है ये इसका अफवाह क्षेत्र पड़ता है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी भी याद रखिएगा, हेमावती, अर्कवती और स्वर्णवती। हेमावती, अर्कवती और स्वर्णवती, ठीक है, इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, असत्य कथन
चुने। असत्य कथन को जो है चुनना है। पहला है घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिशा घटक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण समुपस्थित अपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों का संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो ये जो है आपको सी ऑप्शन गलत है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यह भी वा बल, ठीक है, दिया है। यह जो है भी वा बल EMF 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव क्या है? प्रत्येक प्रतिरोध के बीच जो है विभव पूछा है कि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2.22V, 3.33V और 4.44 भी इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए F है। यदि बैगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो फिर से इसको क्वेश्चन सुने। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए F है। यदि बैगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी पर प्रभाव जो है F बढ़ेगा। ठीक है, F जो है क्या होगा? बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो इसका पृष्ठ तनाव जो है घटता है, ध्यान रखेंगे। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं उनकी लंबाई क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 125:15:1 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है। यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तरंगदैर्घ्य में वृद्धि का अनुभव करेगा। कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तथा पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारा से प्राप्त प्रकाश के संबंध में जो है तरंगदैर्घ्य में वृद्धि का अनुभव करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। एक आवेशित कण भी वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको V और B परस्पर लंबवत हो, ठीक है, तब जो है कण पे लगने वाला बल अधिकतम होगा। V और B पर परस्पर लंबवत हो, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर देखते हैं। R लॉन किस एकलक का बहुलक है? ध्यान रखेंगे, R लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विनाइल साइनाइड का। ठीक है, R लॉन जो है एकलक बहुलक है विनाइल साइनाइड का। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि क्या है? सबसे आम विधि पूछा है कि क्या है? तो ये है आपको हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है,
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि जो है हीट एंड ट्रायल विधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी H2O के 10 मोल का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। H2O के जो है 10 मोल का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा विकल्प के अनुसार। और H2O के 1 मोल का द्रव्यमान जो है 18 ग्राम होता है। ध्यान रखेंगे, 18 ग्राम होता है। तो 10 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा आपको 18 गुने 10, 18 गुने 10 यानी 180 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको दिया हुआ है CaCO3 के 0.5 मोल का पूछा है। तो CaCO3 के एक अणु भार होता है 100 और हम गुणा कर देते हैं 0.5 का तो 50 हो जाता है। तो सबसे जो है अणु भार किसका अधिकतम है? तो H2O के 10 मोल का जो है अणु भार सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवोगाद्रो संख्या क्या है? एवोगाद्रो संख्या पूछा है कि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तत्वों के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या जो है एवोगाद्रो है। तत्वों के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या है। उसके बाद NTP पर मिलीलॉटरी की संख्या जो गैसीय पदार्थों के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है। उसके बाद एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। अंतर हैलोजन यौगिकों CIF3, BRF3, IF7 तथा IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या है? ठीक है, सही घटता क्रम क्या है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको B, CIF3 के बाद जो है BRF3 हो जाएगा, उसके बाद IF7 हो जाएगा, उसके बाद IF5 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक CH3 और CH3 और CH3 का नाम है। ठीक है, जिसमें जो है आपको ये C का लगा हुआ है। तो 23 का आपको आंसर हो जाएगा, आपको C इसका आंसर हो जाएगा 3 मेथिल और 2 पेंटीन। 3 मेथिल और 2 पेंटीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक क्या होता है? उत्तक यानी टिश्यू के बारे में पूछा है कि क्या होता है। तो इसका B आंसर हो जाएगा वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उसे जो है उत्तक कहा जाता है। ऐसे उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उपकल उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तांत्रिक उत्तक। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के कपाल में पूछा है कि कितनी अस्थियां होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 अस्थियां होती हैं। मानव खोपड़ी में जो है 22 हड्डियां होती हैं, जिन्हें 8 कपाल हड्डियां में विभाजित किया जाता है जो मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, और 14 चेहरों की हड्डियां होती हैं। 14 जो है चेहरों की हड्डियां होती हैं जो चेहरे की संरचना बनाती हैं, जिसमें जबड़ा या मैंडिबल एकमात्र चल हड्डी है। तो इसको याद रखिएगा, जबड़ा या मैंडिबल जो है एकमात्र चल हड्डी है। जबड़े को छोड़कर ये हड्डियां सूचर नामक अचल जोड़ों से जुड़ी होती है। सूचर नामक अचल जोड़ों से जुड़ी होती है। और कभी कभी यदि मध्य कान की 6 अस्थियां और हायोडाइड हड्डी को भी शामिल किया जाए तो इनकी कुल संख्या 29 भी पहुंच जाती है। तो ये भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चिकनी अंतर प्रदीवी जालिका हो जाएगा। ठीक है, चिकनी अंत प्रदीवी जालिका जो आपको इंडोप्लाज्मिक रेंडिकुलम में होता है, इंडोप्लाज्मिक रेंडिकुलम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स तो ये फाइलेरिया के वाहक है। मादा क्यूलेक्स जो है ये फाइलेरिया रोग के वाहक होते हैं, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है 47 क्रोमोसोम XXY हो जाता है। ठीक है, इसको जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इनमें जो है पुरुषों के वृषण अल्प विकसित होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन जो है विकसित हो जाता है। इस तरह के पुरुष नपुंसक होते हैं, ध्यान रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम में एक असामान्य अंडा या शुक्राणु बनता है जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। इससे उत्पन्न कोशिका में जो है 45 गुणसूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि। ठीक है, तो मदिरा को पीने वाले यानी शराब पीने वाले के बारे में पूछा है कि उसका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। ठीक है, जो मदिरा सेवन करते हैं उनकी यकृत जो है अधिक वसा यानी चर्बी वाले को जो है ज़्यादा संग्रहित करना चालू कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन जो है कीटभक्षी पौधा पूछा है? तो ड्रासेरा भी एक कीटभक्षी पौधा है और नेफथिन्स भी जो है एक कीटभक्षी पौधा है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी द्वारा 1495 से 96 में दरिया खानुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपको बिहार शरीफ में मिलता है। ध्यान रखेंगे, बिहार शरीफ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। सातवाहन पूर्वी बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदांड से प्रमाणित होता है? तो काले एवं लाल मृदांड से प्रमाणित होता है। ध्यान रखेंगे, काले एवं लाल मृदांड से प्रमाणित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको हो जाएगा पहला तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, तो ये तृष्णा रूपी अग्नि का समन करने को जो है बौद्ध मत में जो है निर्वाण की प्राप्ति बताया गया है। बौद्ध धर्म में संसार की समस्याओं से घिरा बताया गया है। बौद्ध धर्म में जो है संसार को समस्याओं से घिरा बताया गया है, इसी को तृष्णा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर है। 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो 34 का आंसर हो जाएगा ये आपको फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के युद्ध में जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कथन सही है उसका उत्तर बताना है। पहला कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जो है जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है लॉर्ड मेयो
के समय में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी? तो ये भी बिल्कुल सही, यानी दोनों ऑप्शन जो है क्या है, सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था आपको 1785 से 1793 का कार्यकाल था। ठीक है, और लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो था आपको 1868 से 1872 में था। और ये जो है जनगणना पहली बार स्टार्ट किया था आपको 1871 में। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में। राजसी उपाधि अधिनियम यानी रॉयल टाइटल्स एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट जो है 1876 में पारित किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज जो है कौन थे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। संस्कृत भाषा के 8 प्रमुख विद्वान, तमिल भाषा के 8 प्रमुख विद्वान, कन्नड़ भाषा के 8 प्रमुख विद्वान, तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान। तो याद रखिएगा तेलुगु भाषा के जो है 8 प्रमुख विद्वान थे। ठीक है, जो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 नंबर देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार सही रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा। तो वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुआ था? तो 1502 में हुआ था, 1502 हो जाएगा इसका। उसके बाद अंग्रेज व्यापारी मिल्डन हॉल का भारत यात्रा कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1599 में हुआ था, 1599 में। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो ये तो 1600 में हुआ था, 1600 में हुआ था। उसके बाद जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1664 में हुआ था, 1664 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 1616 में हुआ था, 1616 में हुआ था। तो कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले हो जाएगा आपको 1502 हो जाएगा, सबसे कम कार्यकाल है। उसके बाद जो है 1509 हो जाएगा, और उसके बाद 1509, उसके बाद 1600 हो जाएगा, सॉरी 1599 हो जाएगा, उसके बाद 1600 हो जाएगा, उसके बाद 1664 हो जाएगा, उसके बाद सॉरी 1664 नहीं होगा, ये आ जाएगा 1616 आ जाएगा, उसके बाद जो है 1664, यानी चौथा ऑप्शन जो है लास्ट में हो जाएगा। तो यानी 1 2 3 5 4, तो ऑप्शन में 1 2 3 5 4 सी ऑप्शन में है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आजकल ट्रेंडिंग हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट तरीके का से बनाने का भी कोशिश करते रहना है। 40 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? तुलसीदास द्वारा जो है नहीं लिखी गई पूछा है, तो इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। साहित्य रत्न जो है तुलसीदास के द्वारा जो है नहीं लिखा गया था। ठीक है, बाकी जो है गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली जो है ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। और गोस्वामी तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे, तो ये भी याद रखिएगा अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और इनका जो प्रमुख रचनाएं जो कितनी हैं, तो 12 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनमें से जो है 5 बड़े हैं, 5 जो है बड़े हैं और 7 जो है छोटे हैं। 5 बड़े हैं और 7 छोटे। बड़े में जो है दोहावली, गीतांजलि और कवितावली,
रामचरितमानस और विनय पत्रिका को शामिल किया जाता है। ठीक है, बाकी जो छोटे ग्रंथ में जो है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण, वैराग्य संदीपन और कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ के रूप में इसको शामिल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं। इसको जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, सातवाहन दिया है, तो सातवाहन की जो है कहाँ पे राजधानी थी, तो सातवाहन की राजधानी थी आपको पैठन में, पैठन। उसके बाद जो है कदम्ब दिया है, कदम्ब, तो कदम्ब का था आपका बनवासी में, बनवासी हो जाएगा। और चंदेल की जो है मोहबा में हो जाएगा, मोहबा में। और शुंग का जो है पाटलिपुत्र में हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 2431, तो 2431 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है। तो पहले तो याद रखेंगे शारदा अधिनियम आपको जो है ये आया था आपको 1929 में, 1929 में। ठीक है, और जिसमें जो है न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष रखी गई थी। और बाद में याद रखिएगा कि 2006 अधिनियम के द्वारा जो है 18 वर्ष लड़कियों का और 21 वर्ष जो है लड़कों का कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कूट दिया है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है। तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा आपको, आंसर ही हम लोग एक बार देखते हैं क्योंकि समय का थोड़ा बचत होगा। तो 14 और 18, सॉरी ये तो हो गया 43 का, आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है सही है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। 1784 ईस्वी में सर विलियम्स जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य साक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्रच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। उसके बाद इस सोसाइटी ने भगवद गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों को अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया था। तो दोनों ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑन टू दिस लास्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट, ठीक है, ऑन टू दिस लास्ट जो है ये जॉन रस्किन की पुस्तक है, को गुजराती में अनुवादित किया और इसका शीर्षक सर्वोदय रखा था। ध्यान रखेंगे इसका शीर्षक क्या रखा था, तो ये जो सर्वोदय दिया है यही गांधी जी ने रखा था, सर्वोदय। और इस पुस्तक के विचारों से प्रेरित होकर ही उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा का विकास किया था, जिसका अर्थ जो है सार्वभौमिक उत्थान या सभी का प्रगति होता है, सभी का प्रगति होता है। तो ऑन टू दिस लास्ट के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन है। ठीक है, कौन है, जॉन रस्किन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी, जिसने ओटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया और जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। तो सेवर्स की संधि हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेवर्स की संधि हो जाएगा। और सेवर्स की संधि कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्र और ओटोमन साम्राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व के बीच में 10 अगस्त 1920 को जो है सेवर्स की संधि से संपन्न हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपन्न हुआ था।
और इस संधि ने ओटोमन साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया और तुर्की को जो है अरब एशिया और उत्तर अफ्रीका पर अपने सभी अधिकारों को त्यागने के लिए बाध्य किया था। इसके परिणाम स्वरूप खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। तो इसलिए सेवर्स की संधि को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों को बीच हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था, पूछा है कि काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया है। तो टॉप क्लास का क्वेश्चन ये भी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका पुराना नाम है काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है, और 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इस मामले में जो है अभियुक्तों को बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था और जिसकी अध्यक्षता जो है गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू ने भी इसमें किया था, ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष थे। जबकि गोविंद लाल पंत और चंद्र भानु गुप्ता और मोहनलाल सक्सेना इसके सदस्यों में से शामिल थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है। 47 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहा गया है आपको पांड्य वंश के बारे में कहा गया है। मेगास्थनी ने अपने मेगास्थनीज का जो ग्रंथ था इंडिका, याद रखिएगा इंडिका, ये पांड्य वंश का उल्लेख किया है और उसी में इन्होंने कहा है, ठीक है, मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, और यहाँ का शासक एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है। तो ये पांड्य वंश के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। चीनी यात्री फहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है, ठीक है। तो चीनी यात्री फहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है और यह स्थित है। अस्पताल कहाँ स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है, ये पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है हर कोड के हिसाब से, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो भीम बेटिका दिया हुआ, भीम बेटिका, तो भीम बेटिका जो है कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीम बेटिका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सोर टेम्पल, सोर टेम्पल कहाँ स्थित है? तो सोर टेम्पल जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। सोर टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद हम्पी दिया हुआ है, तो हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद मानस दिया हुआ है, तो मानस जो है असम में स्थित है। मानस कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और एक तरफ संगठन दिया हुआ है और दूसरी तरफ संस्थापक दिया हुआ है, ठीक है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका द्वारिकानंद टैगोर थे, द्वारिकानंद टैगोर थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम एडम्स थे, विलियम एडम्स थे, विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे, ध्यान रखेंगे। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक तो ये थे आपको M.N. बनर्जी थे, M.N. बनर्जी थे। यानी ऑप्शन के हिसाब से 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ये सही हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग है। पहला दिया है संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, तो ये भी मूल संविधान के भाग हैं। उसके बाद न्याय तक प्रभावी पहुँच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, तो ये सभी जो है मूल संविधान के भाग हैं और इसमें सही उत्तर चुनने भी बोला है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री के संदर्भ पे पहला कथन है, ठीक है, और इसमें कौन सा सही नहीं दिया है तो ये भी ध्यान रखना है। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। उसके बाद दिया है प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, ये जो है आपका ये भी गलत है। दोनों कथन क्या है तो गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है तो इसका अर्थ है कि, ठीक है, इसका अर्थ है कि, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 54 नंबर तो क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। ध्यान रखेंगे, निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। पंचायतन या अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और एक कार्य प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 1 2 और 3 प्रदान किए गए, यानी ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, उसके बाद स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, ये सब जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? ठीक है, तो ये पहला जो है इसका विकल्प सत्य है। भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष पूछा है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और अनुच्छेद 263, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की विवेचना की गई है, अनुच्छेद 263 में। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये 1990 में इसका गठन हुआ था, 1990 में। और गठन कौन पार्टी किया था? तो जनता दल सरकार ने किया था, जनता दल सरकार ने किया था, ठीक है। और इसका जो है गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 58 नंबर देखते हैं। किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान संसद का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल का स्तर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, बोल सकते हैं इसको, ज़बरदस्त ही बोल सकते हैं। जिला योजना समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसका गठन का उद्देश्य संबंधित जिलों के पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणत करना है। उसके बाद दिया है, इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगरपालिकाओं के हितों का ध्यान रखना होता है। इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिला से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम बताना है। तरलता की दृष्टि से जो है मुद्रा का क्रम बताना है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। M1 दिया हुआ है, तो M1 जो होता है जनता द्वारा धारित मुद्रा तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है M2 दिया हुआ है, तो M2 जो है डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा होता है। और M3 दिया हुआ है, तो M3 वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध सावधि जमा होता है। और M4 जो है डाकघर में कुल जमा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर होता है। इस प्रकार जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? फिलिप्स वक्र जो है दिया है किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? 62 का, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर को जो है फिलिप्स वक्र का जो है संबंध को दर्शाता है, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर को। 63 नंबर क्वेश्चन है, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का जो है सही क्रम पूछा है, तो इसका जो है आपको बजट की प्रस्तुति, ठीक है, तो ये ठीक है, आम चर्चा और अनुदान मार्ग पर मतदान, यानी तीनों जो है बजट पारित होने की प्रक्रिया में चरण का सही क्रम ये है। पहले जो हो जाएगा आपको बजट की प्रस्तुति, उसके बाद जो है आम चर्चा होगा, उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। बाल लिंग अनुपात था, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 932। 932 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असफीति, ठीक है, असफीति के बारे में बताना है, असफीति के बारे में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा में उनकी मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लकड़ावाला समिति, ठीक है, लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा के आकलन से, गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। बिहार के किन जिलों को सीमा नेपाल से लगती है? बिहार के किन जिलों का सीमा नेपाल से लगती है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल हो जाएगा। नेक्स्ट है 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपको सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 71 नंबर। प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमाशील विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? 71 नंबर प्रश्न। तो ये धर्मपाल के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह 1855 से 56 ने बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसके नेता कौन थे? नेता पूछा है, संथाल विद्रोह के जो है नेता कौन थे? तो ये सिद्धू और कान्हू थे, ध्यान रखेंगे, सिद्धू और कान्हू थे। और ये जो है भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था और इसे दमन ए कोही के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहला मजबूत आदिवासी विद्रोह था, पहला मजबूत आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व जो है सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में पहला कथन है ये, और इसमें गलत कौन कथन गलत पूछा है कि कौन सा जो है कथन गलत है। पहला है यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे, तो ये बिल्कुल सही है। यमुना कारजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, यमुना कारजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, तो यही गलत है। यमुना कारजी का किसान आंदोलन से संबंध था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राहुल संकृत्यान ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन है? तो दूसरा ही गलत है, तो दूसरा ही इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया है कार्यानंद शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा कथन गलत पूछा है? कूट दे दिया है ना, तो कूट दे दिया है, तो इसमें जो है कि दूसरा ही केवल 2 गलत है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के सचिव के रूप में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखें कि बिहार के दक्षिणी पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं इसको। यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है, यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यह सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ी है, तो ये आपको ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, तो ये भी सही है, यानी 1 और 3, तो 1 और 3 कूट के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कूट यहाँ पे दिया है, कौन सा कथन सही? तो 1 और 3, यानी केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में अबरख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अबरख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है।
तो अबरख के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। अबरख के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अबरख मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। अबरख मुख्य रूप से उत्तरी बिहार में नहीं पाया जाता है। बिहार की अबरख पेटी झारखंड तक फैली हुई है। बिहार के अबरख पेटी झारखंड तक फैली हुई है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। तो 1 और 3 यानी ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा का जो है सही दिया है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ मैदान में पाए जाते हैं, तो यही कथन गलत है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण बिहार के जो है दक्षिण पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनमें मौसमी पत्तियां झड़ती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। वे रोहतास कैमूर जिलों में पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका बी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है और सही क्रम को चुनना है। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक दिया है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, बंगाल से बिहार का अलग होना, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर भभुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से करंट देख लीजिए आप लोग कैसा करंट है। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता की है? तो ये एयरटेल के साथ समझौता की है। नेक्स्ट है, हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति तो ये बनी है आपको नेटुम्बो नंदी नेंदेतुवाह। ध्यान रखेंगे, नेटुम्बो नंदी नेंदेतुवाह नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। और ये पहले जो है ये आपका उपराष्ट्रपति के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं नामीबिया में। नेक्स्ट है, कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाला हेराथ फेस्टिवल किस हिंदू त्यौहार से जुड़ा है? तो ये महाशिवरात्रि से जुड़ा है। हाल ही में प्रसिद्ध ओड़िया कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। इनकी कृति से राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो 84 का हो जाएगा, आपको 1992 हो जाएगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र निम्न में से कौन सी है? तो ये आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा, नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्चा किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024 और 2025 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3.2% और 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है? योग नीति की शुरुआत तो ये उत्तराखंड ने किया है, योग नीति की शुरुआत उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है, एक राज्य एक RRB नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? तो ये 28 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? तो 28 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये बिहार में शुरू किया गया, बिहार में शुरू किया गया है। बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? तो 6 से 8, ध्यान रखेंगे 6 से 8 क्लास के छात्रों को जो है कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना बताया गया है? लिंग अनुपात कितना बताया गया है? तो 891 बताया गया, 891 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना जिला में किया है, पटना जिला में किया। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब तक कर दिया गया है? तो 2028 तक कर दिया गया है, 2028 तक। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मोहन लाल को प्रदान किया गया है, मोहन लाल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला चीता सफारी निम्न में से किस उद्यान में शुरू किया गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया, कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया। तो यहाँ तक रहा आपको 100 क्वेश्चन। इसका जो है PDF से आप लोग बार बार ज़रूर रिवीजन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।